गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम BSc पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री जो बुक आपकी चलती है पेपर थर्ड, उसकी यूनिट थर्ड फेज इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने जो फेज रूल है F बराबर C माइनस P प्लस 2 उसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया था। प्रवस्था क्या होती है, कंपोनेंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसकी डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किए थे। उससे आगे आज हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, वन कंपोनेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल। ये क्या होता है? यदि किसी तंत्र में दो घटक हो तो न्यूनतम एक प्रवस्था वाली स्थिति में भी F का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तंत्र है, मान लो उसमें दो घटक है, तो प्रवस्था यदि एक है, C बराबर 2 हो और P बराबर 1 हो, तो इस स्थिति में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F का मान कितना हो जाता है? 3। अब सवाल ये है कि जो तीन जो चर है, तीन वेरिएबल्स हैं, वो जो 2D जो डायग्राम है, जो द्विविमीय चित्र होता है, उसमें हम तीन वेरिएबल्स को एक साथ नहीं दिखा सकते। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि जो एक वेरिएबल है उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो जो फेज रूल है उसको एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम घटा देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? C माइनस P प्लस 2 माइनस 1, अर्थात F बराबर C माइनस P प्लस 1। तो जो ये हमारे पास प्राप्त हुआ जो फेज रूल, इसे हम क्या कहेंगे? नियंत्रित प्रवस्था नियम। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी कि भाई एक साथ 2 डायमेंशनल डायग्राम पर तीन वेरिएबल्स को नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया, अर्थात या नियम को एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से घटा दिया। तो हमारे पास ये आएगा निकल कर। आगे हम जब पढ़ेंगे, जैसे 2 कंपोनेंट सिस्टम है या सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, वहां पर हम जैसे सर्वांग सम पॉइंट है, तो उस समय इसको हम अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि जो आज का जो दूसरा टॉपिक है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि साम्य की स्थिति में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये कौन सी स्थिति है? साम्य की स्थिति है। और जो रिवर्सिबल बिल्कुल जो रिएक्शंस होती हैं उसमें साम्य दोनों तरफ से प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक साम्य वाली स्थिति में। और जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये क्या होता है कि वन डायरेक्शनल होता है, कि साम्य एक ही दिशा की ओर, एक ही दिशा से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी दिशा से साम्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि उसको छेड़ा नहीं जाता, डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मित स्थायी या अवास्तविक साम्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये देख रहे हैं कि जो बर्फ द्रव जल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस में बदल जाता है? आइस में बदल जाता है। तो ये जो साम्य है ये क्या है? ट्रू इक्विलिब्रियम है। लेकिन यदि तंत्र को धीरे धीरे ठंडा किया जाए, इस जल को क्या करें हम? फास्ट न करके बहुत स्लो स्पीड से इसको ठंडा करें, टेम्परेचर डाउन करें, तो बर्फ में बदले बिना ही जल -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल ही बना रहता है। क्या बना रहता है? जल। बल्कि होना क्या चाहिए कि जो द्रव जल है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में बदल जाना चाहिए? बर्फ में बदल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बर्फ में न बदल कर ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल ही बना रहता है। अब क्या करें कि इस स्थिति में जैसे मान लो, अब इसकी उल्टी बात करें, विपरीत, कि क्या -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को जल में बदल सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा? नहीं, नहीं बदला जा सकता।
तो ये क्या हुआ कि एक तरफ से तो साम्य भाई प्राप्त हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है। और अब जैसे मान लो कि इसको डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब का मतलब -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ये जल है इसमें एक बर्फ का टुकड़ा मिला दे छोटा सा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि साम्य एकदम से क्या हो जाएगा, वापस किस पर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो पूरा द्रव जल था जो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी द्रव ही था, वो वापस किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, और पूरी बर्फ जल क्या होता है, जम जाता है। तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम है इसे हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आज का तीसरा हमारा टॉपिक है वन कंपोनेंट सिस्टम। तो वे तंत्र जिनमें कंपोनेंट क्या होता है, वन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम। जैसे जल तंत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है, सल्फर तंत्र है, तो ये सारे क्या है कि वन कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करें कि यदि प्रवस्था का मान 1 है और कंपोनेंट तो 1 है ही, तो इस स्थिति में एफ का मान कितना आता है, 2। अर्थात यहां पर तंत्र क्या होगा, बाईवेरिएंट, द्विचरीय होगा। अर्थात इस प्रकार की जो पॉइंट्स है वहां पर किसी बिंदु को समझाने के लिए 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही अगर प्रवस्था का मान लो 2 हो और कंपोनेंट 1 है ही, तो इस स्थिति में एफ का मान क्या निकल कर आता है वन कंपोनेंट सिस्टम में, 1। अर्थात तंत्र यहां पर क्या है, मोनोवेरिएंट। तो यहां पर तंत्र अगर एक वेरिएबल का पता है चर का, तो दूसरे वेरिएबल का पता आसानी से लग जाता है। यदि p का मान 3 है और कंपोनेंट 1 है ही, तो f का मान इस स्थिति में क्या होगा, 0। अर्थात यहां पर तंत्र इस पॉइंट पर नॉन वेरिएबल अचरीय होगा। अर्थात जो ऐसे पॉइंट्स है एक निश्चित ताप व दाब पर ही प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी खासियत है, इसकी क्वालिटीज है जो वन कंपोनेंट सिस्टम में, जिसमें हम देखेंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम का, वाटर तंत्र। जल तंत्र की बात करें तो जल तंत्र में क्या है कि 3 प्रवस्थाएं हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और वेपर, और कंपोनेंट का मान 1 है ही। तो हम सीधा इसके डायग्राम पर आते हैं, जो इसका जो खींचा हुआ है जो चित्र है, प्रवस्था डायग्राम, फेज डायग्राम, उसकी बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जल की अलग अलग जो प्रवस्थाओं के लिए ताप व दाब के मध्य ये ग्राफ खींचा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ये है AOC कि इस इधर वाला पार्ट है, इसमें क्या है, ठोस जल अर्थात आइस है, और COB इसके अंदर क्या है, लिक्विड वाटर, और AOB से जो नीचे की तरफ है उसमें है वेपर, वाष्प है। तो आप यहाँ पर देखिए A से O के सहारे 2 प्रवस्थाएं साम्य में है, H2O सॉलिड और H2O वेपर। अर्थात इसको कहेंगे सब्लिमेशन कर्व, ऊर्ध्वपातन वक्र। क्यों कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाए तो वह सीधा किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। इसलिए जो AO कर्व है इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। तो यहाँ पर 2 प्रवस्था साम्य में है, आइस और वेपर। यहाँ बात करें जैसे OB है, OB जो कर्व है यहाँ पर लिक्विड और वेपर क्या है, साम्य में है। अर्थात यहाँ पर लिक्विड किस में बदल रहा है, वाष्प में। इसलिए इस वक्र कर्व को कहते हैं हम वेपराइजेशन कर्व, वाष्पन वक्र। और जो COOC जो कर्व है, यहाँ पर H2O सॉलिड किसके साथ साम्य में है, लिक्विड। अर्थात सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में। तो इसे कहते हैं फ्यूजन कर्व, गलन वक्र। और ये एरियाज है, एरियाज आप मैंने बताई दिए, एक इसमें ट्रिपल पॉइंट है, और ये क्या है, OA डैश, ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम जो कर्व है OA डैश। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब जैसे इस कर्व में देखिए कि जो O पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट, वो कहाँ पर आ रहा है, 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और किस पर आता है, 4.58 mm प्रेशर पर। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर देखो यहाँ पर क्या है कि सॉलिड और वेपर किस में नहीं है, साम्य में। यहाँ पर क्या है, सॉलिड लिक्विड साम्य में है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वहाँ पर लिक्विड और वेपर क्या है, साम्य में है। और जो यहाँ पर B है, ये है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर देखिए जो 218 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो ये इसका क्रिटिकल प्रेशर है।
अर्थात क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो द्रव जल का अस्तित्व नहीं रहता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फेज डायग्राम होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 3 पार्ट में अलग अलग तरीके इसकी स्टडी करेंगे। तो एक तो हो जाएगा एरिया, इसमें कौन कौन से एरिया है, जैसे AOC के इधर वाला एरिया और COB के ये एरिया और AOB से नीचे वाला एरिया। और कर्व कितने हैं इसमें, AO, OC, OB और OA डैश, 4 इसमें कर्व्स हैं और 1 ट्रिपल पॉइंट O, एक ट्रिपल पॉइंट है। तो अब हम इसकी अलग अलग स्टडी करते हैं। तो एरिया की बात करें कि AOC, देखो यहाँ पर देखिए AOC की बात कर रहा हूं मैं, AOC, तो ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल सॉलिड वाटर है। तो सॉलिड वाटर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रवस्था का मान क्या है, 1 है और कंपोनेंट 1 है। तो यहाँ पर तंत्र क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए कि P बराबर 1 और C बराबर 1 कंपोनेंट, तो F बराबर 2। अर्थात देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस एरिया का, जैसे यहाँ मान लो पॉइंट डाला, तो इस पॉइंट को समझाने के लिए हमें ताप व दाब दोनों वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इस क्षेत्र में तंत्र क्या है, बाईवेरिएंट है। तो ये आपके क्लियर समझ में आ गया। अब बात करें जैसे COB में क्या है, H2O लिक्विड, तो यहाँ पर भी तंत्र क्या होगा, बाईवेरिएंट होगा। ऐसे ही AOB में क्या होगा, H2O वेपर फेज में है, तो यहाँ पर भी तंत्र क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2, तो यहाँ भी ये क्या हो गया, बाईवेरिएंट हो गया। तो ये तो बात की मैंने एरियाज की। अब बात करते हैं कर्व्स की, बात करते हैं। तो कर्व्स में क्या है कि देखिए आप, जैसे पहले कर्व ले रहे हैं AO, तो यहाँ पर आप पहले एक बार देख लें, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। जैसे तो जल तंत्र की जो क्षेत्र है वहां पर तंत्र क्या है, बाईवेरिएंट रहेगा। अब कर्व्स की बात करें तो कर्व में OA वक्र की बात करें तो OA वक्र को हमने क्या बोला, ऊर्ध्वपातन वक्र। अर्थात इस कर्व पर दो है सॉलिड, आइस और वेपर, दोनों क्या है, साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है। तो F का मान यहाँ पर क्या है, 2 है और कंपोनेंट 1 है ही, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1 हो गया। अर्थात तंत्र क्या है, यहाँ पर मोनोवेरिएंट एक चरीय होगा। एक चरीय का मतलब यहाँ पर किसी एक दाब का पता है तो दाब का अपने आप पता लग जाएगा। तो एक का पता लग जाए हमें, एक वेरिएबल, तो दूसरे तो अपने आप ही पता लग जाता है यहाँ। अर्थात तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक ही वेरिएबल की आवश्यकता है। इस मोनोवेरिएंट का मतलब ये होता है। और OB वक्र की बात करें, जो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे OB कर्व, तो OB कर्व पे H2O लिक्विड और वेपर साम्य में है, तो इसे वेपराइजेशन कर्व बोल रहे हैं। तो कर्व यहाँ पर भी तंत्र क्या है, मोनोवेरिएंट है। तो जैसे यहाँ पर, जैसे मैं मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर की बात करें तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर सीधा ही हो गया। ऐसे ही OC कर्व है, OC कर्व में क्या है, H2O सॉलिड और लिक्विड साम्य में है, तो यहाँ पर तंत्र क्या हो गया, मोनोवेरिएंट हो जाता है। ऐसे ही OA डैश की बात करें तो OA डैश में क्या है कि जैसे B से O तक यहाँ पर क्या है कि जैसे आइस बन जाती है O से थोड़ा सा नीचे, लेकिन जैसे इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं दाब बढ़ाते हुए, तो OA डैश वक्र के सहारे जल -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल ही बना रहता है। तो यहाँ पर दो चीज साम्य में होगी, दो प्रवस्था, एक तो लिक्विड और वेपर। तो यहाँ पर ये दोनों साम्य में बनी रहती है, ठोस एपियर होती ही नहीं, इसमें आइस बढ़ती ही नहीं है। कहाँ तक, -5 तक। तो ये जो OA डैश जो कर्व है, ये क्या है, मेटा स्टेबल, यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें जैसे, तो जितने भी एरियाज है, कर्व है, उस पर तंत्र क्या है, एक चरीय है। अर्थात यहाँ पर किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता है। OA डैश का आपने देख ही लिया, यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिपल पॉइंट की। तो ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, O त्रिक बिंदु। तो ताप कितना, 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड व प्रेशर 4.58 mm पर। निश्चित ताप व दाब पर जो जल की तीनों प्रवस्थाएं हैं वो साम्य में रहेंगी। तो बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट आएगा और ट्रिपल पॉइंट कि वहां पर ये क्या है, यहाँ पर नॉन वेरिएबल है, तंत्र क्या है, यहाँ पर अचरीय है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों प्रवस्थाएं O जो बिंदु है वहां पर क्या होगी, साम्य में। इसकी बात कर रहे हैं हम, O बिंदु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर साम्य में होगी। तो तंत्र क्या है, यहाँ पर
HRE है, नॉन वेरिएबल है, F का मान 0 आएगा। तो ये क्या है कि ऐसे पॉइंट्स एक निश्चित ताप व दाब पर ही बनते हैं। ऐसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, TC व PC की, तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद में द्रव जल का अस्तित्व नहीं रहता है। अब क्या है कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो एक टाई लाइन है उसको जल की प्रकृति क्या रहेगी, उसको समझाइए। तो देखिए आप यहाँ पर टाई लाइन की बात करें, एक्स के एक्स टेस की, तो एक्स बिंदु पर क्या है कि द्रव जल किस में है, ठोस के रूप में है, आइस के रूप में है। तो इसके सहारे जैसे स्थिर दाब पर ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाते हैं तो ठोस धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाती है, और के पॉइंट तक आते आते पूरी जो ठोस द्रव है किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। तो एक्स पर ठोस है, उसके बाद में ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या है, ये द्रव में बदलती जाएगी आइस, और के बिंदु तक आते आते ये पूर्णतया किस में बदल जाएगी, द्रव में, जल में बदल जाएगी। अब देखिए आगे जो के बिंदु के बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द्रव जल का ताप लगातार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से इसकी नेचर यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि द्रव जल की जो क्या नेचर, जल की नेचर क्या रहेगी। तो ये टाई लाइन की बात हुई। तो इस प्रकार से जब भी आप जैसे फेज रूल, फेज डायग्राम पढ़े किसी भी सिस्टम का, जल तंत्र हुआ, चाहे CO2 का हुआ, चाहे सल्फर का, तो उसको हमेशा आप अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर ले, एरियाज में, कर्व्स में, ट्रिपल पॉइंट्स में, मेटा स्टेबल पॉइंट्स कौन से हैं या मेटा स्टेबल कर्व कौन से हैं, उनमें डिवाइड कर लें, और उसके आधार पर हम आसानी से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो फेज रूल्स, फेज डायग्राम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से प्रेशर, कौन से टेम्परेचर पे कौन कौन सी प्रवस्थाएं एक दूसरे के सामने में हो सकती है, या हम इसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते आइस में। तो अलग अलग जो टेम्परेचर वो प्रेशर से हमें इसकी नेचर का पता लग जाता है कि जो द्रव की जो तीनों प्रवस्थाएं हैं उसको हम कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका बिहेवियर क्या होगा। तो ये हम इसमें मेनली स्टडी करते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।